डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन पार्ट 2 शिक्षा भाग 2। आज का जो हमारा मुख्य बिंदु रहेगा इसमें एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, शिक्षा आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा को हमने अच्छे से समझ लिया है। इस शिक्षा के पहले भाग में हमने शिक्षा का अर्थ, इसकी परिभाषा और विशेषताओं को समझा था। आज हम आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन शिक्षा कैसे है इसके बारे में अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। राष्ट्र में राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करना अनिवार्य है और शिक्षा के विकास के लिए आर्थिक साधनों की प्रचुरता एवं पर्याप्तता अनिवार्य है। शिक्षा के लिए आर्थिक साधन राष्ट्र के आर्थिक विकास पर निर्भर है। राष्ट्र का जितना अधिक राष्ट्रीय विकास होगा, राष्ट्र शिक्षा के लिए उतने ही अधिक आर्थिक साधन जुटा पाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि देश का राष्ट्रीय विकास एवं शिक्षा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा वे दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक तथा परस्पर निर्भर है। यह तथ्य निश्चित है कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस कथन की पुष्टि में हम निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने का सर्वोत्तम साधन है और सामाजिक परिवर्तन समाज को उत्थान के पथ पर अग्रसर करते हैं तथा सामाजिक उत्थान राष्ट्रीय उत्थान को जन्म देता है। दूसरा हम इसमें देख रहे हैं, शिक्षा द्वारा तकनीकी क्षेत्र में क्रांति लाई जाती है। तकनीकी क्रांति का प्रमुख प्रभाव देश की उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। तकनीकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान से सकल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है। शिक्षा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए नए मार्ग सुलभ होते हैं। ग्रामीण कृषि ज्ञान का उपयोग कर अपने उत्पादन को बढ़ाते हैं। शिक्षा द्वारा नियोजित एवं उद्देश्यनिष्ठ विकास संभव है। शिक्षा श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि कर मानवीय साधनों को बढ़ाती है। शिक्षा प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग कर आर्थिक प्रगति के मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा व्यक्ति में सोचने, समझने तथा तर्क देने, तुलना तथा विभेद करने एवं विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा के द्वारा राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था के दोषों को दूर कर उसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षा हमारे दृष्टिकोण एवं चिंतन को नई दिशा प्रदान करती है। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में काफ़ी अध्ययन हुए हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शुल्ज इस संबंध में लिखते हैं, कल्पना कीजिए कि एक अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भूमि है, अच्छी भौतिक परिस्थितियां हैं, पर्याप्त पूंजी है, उत्पादन की तकनीक भी है, किंतु प्रशिक्षित श्रमिक नहीं है जिन्होंने किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की हो, जो स्थानीय व्यवस्था के अलावा अन्य अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं रखता। यह निश्चित है कि इस प्रकार की स्थिति में उत्पादन कम हो, आर्थिक संगठनों में कठोरता होगी, जब तक कि मानव में विनियोग करके उनकी क्षमताओं में पर्याप्त वृद्धि नहीं कर दी जाती। कुछ राष्ट्रों की प्रगति के कारणों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उनकी तीव्र प्रगति का प्रमुख कारण शिक्षा ही रहा है। उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भौतिक उन्नति की और अन्य राष्ट्रों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अन्य राष्ट्रों ने भी इन राष्ट्रों का अनुकरण करना प्रारंभ कर शिक्षा पर अधिक से अधिक व्यय करना प्रारंभ कर दिया। इससे मानव में विनियोग की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आज का प्रत्येक राष्ट्र इस बात को स्वीकार करता है कि औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रगति के बिना उन्नत शिक्षा व्यवस्था के संभव नहीं है। वे उद्योगों में विनियोगों के साथ साथ शिक्षा में भी विनियोग करने लगे हैं। किसी उद्योग में मशीन, शक्ति साधन आदि को पूंजी नियोजित की जाती है, रुपयों में पूंजी नियोजित की जाती है। इस प्रकार शिक्षा में विद्यालय भवन, शिक्षक उपकरण, वेतन, फर्नीचर तथा साज सज्जा के रूप में पूंजी विनियोजित की जाती है। शिक्षा में इस प्रकार के विनियोगों की सहायता से सभी श्रमिक प्रशिक्षित होते हैं
प्रशासक तैयार होते हैं तथा नए नए अनुसंधान तथा कार्यविधियाँ जन्म लेती है जो उत्पादन तथा लाभांश में वृद्धि करती है। सफल रूप से लें तो ये कह सकते हैं कि शिक्षा के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। शिक्षा द्वारा निम्न प्रभावों के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। शिक्षा, अनुसंधान तथा शोध कार्यों द्वारा उत्पादन के सरल तथा सुगम उपायों का विकास करती है। इससे प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है। शिक्षा मनुष्य में न केवल उत्पादन कार्य के प्रति दृष्टिकोण तथा धारणा को बदलती है, वरन वह उपभोग के क्षेत्र में भी मानव की धारणाएं बदलती है। शिक्षित व्यक्ति समसीमांत उपयोगिता नियम का अनुसरण कर उपलब्ध उपभोग इकाई से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने की चेष्टा करता है। शिक्षा मानव को उत्पादन कौशल प्रदान करती है। कुशलता के विकास के कारण श्रमिक अच्छा, अधिक तथा सुगम उत्पादन कर अपनी तथा संपूर्ण समाज व राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में वृद्धि करता है। भौतिक तथा औद्योगिक युग में नित्य नए नए उद्योग स्थापित होते हैं। इनके लिए नए नए प्रकार के कौशल की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा श्रमिकों को इन नए नए कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान कर नवीन उद्योगों की श्रम आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। शिक्षा श्रमिक के कार्य तथा उत्पादन करने के प्रति एक नवीन, विकसित तथा व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। शिक्षा के कारण व्यक्ति में नए नए विचार आते हैं, नई नई निपुणताएं विकसित होती है तथा वह उत्पादन के नए नए क्षेत्र खोजने लगता है। इससे नए नए क्षेत्रों में उत्पादन होने लगता है। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि वर्तमान काल में शिक्षा केवल शिक्षा तथा ज्ञान के लिए ही नहीं रही है, वरन यह जीवन से संबंधित कर दी गई है। इसको पूरी तरह से व्यावहारिक तथा भौतिकवादी बना दिया गया है। इसे शुद्ध रूप से ऐसी विनियोजित पूंजी माना जाने लगा है जो दीर्घकाल में ऊंचा लाभांश देती है। आज प्रत्येक राष्ट्र शिक्षा व्यय को एक विनियोग मानता है। यद्यपि अन्य उद्योग धंधों में किए गए विनियोग तथा शिक्षा में किए गए विनियोग दोनों ही सकल उत्पादन में वृद्धि करते हैं, किंतु फिर भी दोनों में अंतर है। किसी उद्योग में विनियोजित पूंजी 2-4 वर्ष के उपरांत ही लाभांश देने लगती है, किंतु मानव में विनियोग यानी कि शिक्षा अपेक्षाकृत लंबे समय के बाद अपने प्रतिफल देते हैं। शिक्षा तथा उत्पादनशीलता वर्तमान समय में सभी अर्थशास्त्री तथा शिक्षा शास्त्री इस बात को एक मत से स्वीकार करते हैं कि शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने तथा चरित्र निर्माण के लिए ही नहीं है, वरन इसका सीधा संबंध व्यक्ति की उत्पादनशीलता से है। शिक्षा व्यक्ति की उत्पादनशीलता में वृद्धि करती है, किंतु प्रश्न यह है कि शिक्षा से व्यक्ति की कितनी उत्पादनशीलता बढ़ती है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि यदि व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त न की हो तब वह कितना उत्पादन करता है, और शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद वह कितना उत्पादन करने लगा है। शिक्षा पूर्व तथा शिक्षा पश्चात उसकी उत्पादन क्षमता में जो अंतर आया है वह शिक्षा का परिणाम है। शिक्षा मानव की उत्पादन करने वाली योग्यता को प्रभावित करती है। शिक्षा श्रमिक को कुशलता सिखाती है। शिक्षा उत्पादन के संबंध में नवीन धारणा का विकास करती है। उत्पादन के संबंध में नवीन क्षेत्र खोजती है। उत्पादन की नवीन, सरल, अच्छी और सुविधाजनक प्रविधियां बतलाती है तथा शोध कार्य के द्वारा उत्पादन के नए उपकरण प्रस्तुत करती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादनशीलता बढ़ती है। अब हम देखते हैं शिक्षा एवं आर्थिक प्रगति किस प्रकार से होती है। किसी निश्चित समयावधि में किसी राष्ट्र की शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाना ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति कहलाती है। कुछ विद्वान आर्थिक प्रगति का तात्पर्य सकल राष्ट्रीय लाभांश के रूप में लेते हैं। राष्ट्र तथा राष्ट्र के नागरिक अनेकानेक उत्पादन क्रियाएं तथा सेवा कार्य करते हैं। इन सबके परिणाम स्वरूप जो कुछ लाभ होता है वह सकल राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। यदि राष्ट्र का कुल राष्ट्रीय लाभ बढ़ता है तो राष्ट्र आर्थिक प्रगति करता है। इस संबंध में
यह उल्लेखनीय है कि उत्पादन करना एक बात है और लाभ के साथ उत्पादन करना दूसरी बात है। यदि उत्पादन कम से कम लागत व्यय में सुंदर तथा टिकाऊ होता है तो कुल लाभ अधिक होगा। शिक्षा श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि कर उत्पादन लागत को कम करती है तथा उत्पादन को उत्तम, सरल एवं अधिक करती है। इससे सकल राष्ट्रीय लाभ पर बड़ा ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है। सकल राष्ट्रीय लाभ बढ़ता है और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति होती है। कुछ अर्थशास्त्री राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का माप प्रति व्यक्ति औसत आय के संदर्भ में करते हैं। इनके मतानुसार यदि देश में औसत रूप से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो इसका तात्पर्य है कि देश की आर्थिक वृद्धि हुई है। शिक्षा प्रति व्यक्ति औसत लाभ में वृद्धि करती है। शिक्षा व्यक्ति को न केवल उत्पादन करना सिखाती है वरन समुचित रूप से उपभोग करना भी सिखाती है। उत्पादन तथा उपभोग के नवीन सिद्धांतों तथा नियमों का पालन करते हुए वह अपनी आय में वृद्धि करता है। इससे संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आय में वृद्धि होती है। यही आर्थिक प्रगति है। शिक्षा प्रति व्यक्ति औसत आय के संदर्भ में राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण साधन है। धन्यवाद। इस प्रकार आज हमने शिक्षा आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण साधन है इसको समझा। धन्यवाद।